जिना अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान अदनान हैदर। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन समझा जाता है और हमेशा करप्शन कंट्रोल करने के लिए जो इदारे हैं उनकी कारकर्दगी एक सवालिया निशान रही। अगर हम बात करते हैं इमरान खान साहब की, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्हें हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात रहे इस मुल्क में जो करप्शन का सिस्टम है उसको काउंटर करने के हवाले से, और फिर वो नैब को बड़ा मुतहरक करना चाहते थे। और इस पर उस वक्त की अपोजिशन और अब की हुकूमत को एतराज़ था कि नैब जो है वो एक बड़ा मजबूत इदारा नहीं है, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए और सियासी इंतकामों के लिए इस्तेमाल होता है। और नैब पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का अगर समझा जाए कि एहतसाब करने का, करप्शन को कंट्रोल करने का अगर स्पेसिफिकली अगर अख्तियार है किसी को तो वो नैब को है। तो नैब को बजाय इसके कि अगर करप्शन ख़त्म करनी हम स्ट्रेंथन करें, उसको मुसलसल मुतनाज़े किया जाता रहा और हर गवर्नमेंट में ही ऐसा होता रहा है। नैब को कहीं ना कहीं अपने मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा। नैब में कुछ तरमीम मौजूदा गवर्नमेंट ने कर दी, एक बिल पास कर दिया जॉइंट सेशन को बुला के। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जिनका पॉलिटिकल अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने उस पर साइन नहीं किया और वो बिल वापस भेज दिया। 10 दिन के अंदर वो बिल कानूनी हैसियत अख्तियार कर जाता है। अगर वो जॉइंट सेशन से पास करा लिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली कानून का हिस्सा बन गया। तो ज़रा हम इस पर बात करेंगे कि आप एक पिटीशन लेके गए इमरान खान साहब, और उनके वकील जो हैं वो बड़े हैरान होंगे कि वो ख्वाजा हारिस साहब हैं और वो वकील थे पनामा केस में जनाब नवाज शरीफ साहब की तरफ से। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। क्या इमरान खान साहब की पिटीशन सक्सेसफुल होगी, और नैब पर जो तरमीम है उस पर इमरान खान साहब को PTI को एतराज़ क्या है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए स्पेसिफिकली हमें ज्वाइन किया माहिर कानून और तजिया कार जनाब अज़हर सदीक साहब ने। अज़हर सदीक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना एहसान अफजल साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, नून लीग का मौक़िफ़ देंगे। मैं अज़हर साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। सर, ये नैब तरमीम कई अच्छी तरमीम है, बुरी तरमीम है, ये डिफाइंड कैसे होंगी? क्योंकि हम सारे तो ये चाहते हैं कि नैब को स्ट्रेंथन किया जाए ताकि इस मुल्क में जो करप्ट अनासिर हैं उनका एहतसाब हो सके। सर, ये जो टोटल 27 तरमीम है, इससे एहतसाब बेहतर नहीं हो सकेगा, एहतसाब खत्म हो जाएगा। ये ज़हन में रख लें हम सब लोग। यानी इसका मकसद जो है ना, एहतसाब बेहतर नहीं है। या तो आप ये कह दें एहतसाब करना है या नहीं करना है, इसमें कुछ अच्छी तरमीम है। यानी मैं जो समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि प्राइवेट लोगों को जो है ना, पब्लिक जो हमारे यहाँ कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो बिला वजह इसके दायरे कार में आते हैं और उसका नुकसान होता है। बुनियादी तौर पर ये मैं तो बड़ा वाबांगे दौल ये बात करता हूँ कि जो 66 सियासतदानों ने इस एहतसाब के निज़ाम को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है, वरना तो 1999 से चला आ रहा है। इतने सालों में बता दें कौन से स्पेसिफिक केस हैं कि जिसमें किसी ट्रायल कोर्ट ने ये कहा हो कि जनाब ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, ये इस पे झूठा केस इस कॉन्टेक्स्ट में बनाया हुआ है। मैं तो कोई एक केस भी ऐसा नहीं देख सका। दूसरी बात जो समझने वाली बात है कि ये टेस्ट पास नहीं कर सकेगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। हम शायद भूल गए हैं कि UN कन्वेंशन और करप्शन 2005 बड़ा क्लियर है इस सब्जेक्ट के ऊपर, और उसने बहुत सी चीजों का हत्था लगा के पूरी दुनिया के अंदर व्हाइट कॉलर क्राइम को खत्म करना है। आपने क्या किया है? आपने इसको एक ज़ाब्ता फौजदारी बना दी है। भाई फौजदारी तो मौजूद है, फिर नैब के अलग कानून की क्या जरूरत पड़ी है? उसी में एक तरमीम कर देते, 14 दिन का रिमांड और ये सारी जितनी भी चीजें हैं ना, ये ऑलरेडी अपना कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान पीनल कोड में कुछ एक दो तरमीम डाल के इसको खत्म कर दे। व्हाट वाज द नीड ऑफ द नैब? और आम जरा फर्क समझिएगा कि पुलिस जो केस बनाती है या FIA जो केस बनाती है, 8 से 10% कन्विक्शन रेट है, और नैब का कन्विक्शन रेट मोर देन 68% है, 68%। आप यही देख सकते हैं कि क्रिमिनल नैब ने क्या किरदार अदा किया। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि जनाब इसमें जो तरामीम की है वो तरामीम इस तरह है कि 85% तरामीम वही है जो PTI ने की थी। PTI का तो 23 तरामीम मकसद था। एक तो वो चाह रहे थे कि प्राइवेट लोगों को, दूसरा वो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बात चाह रहे थे, बाकी तो ऐसी तरामीम यानी टैक्स के केसेस थे वो निकल जाए इसमें से। इसमें जो मैं आप इजाजत दे तो मैं आपको ये तकरीबन है 13 के करीब तरामीम ऐसी हैं जो पर्सन स्पेसिफिक है। यानी इनमें इस पे आता हूं, पर्सन स्पेसिफिक में आता हूं। अज़हर साहब कुछ वक्त दीजिएगा मुझे, मैं जरा मौक़िफ़ ले लूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी। मैं ये पर्सन स्पेसिफिक पे भी आता हूं क्योंकि इमरान खान साहब ने भी यही कहा इस पे। राना एहसान अफजल साहब, सर ये बताइएगा, नैब एक बड़ा अहम इदारा है, इसको कंट्रोवर्शियल करने की जरूरत क्या है? क्योंकि आपकी लीडरशिप, ख़ासतौर पर शाहिद खकान अब्बासी साहब तो मुसलसल ये बात वबांगे दहल कहते हैं कि ख़त्म कर देना चाहिए नैब को, नैब होना ही नहीं चाहिए। इतने मुखालिफ क्यों है सर आप नैब के? और नैब अगर एक कौमी इदारा है तो उसको
स्ट्रेंथन करना चाहिए आपको, और आपको तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ रखना चाहिए। आप इंडिविजुअली अपने तौर पे उसमें तरमीम करके उसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो जो तरमीम हुई है वो अपने तौर पे हमने नहीं की, वो पार्लियामेंट से पास हुई है, जिसमें नेशनल असेंबली, सेनेट और जॉइंट सेशन ने उसको जो है वो पास किया है। और उसके अंदर जो दीगर जमातें हैं पाकिस्तान की, वो उनकी इनपुट उसमें शामिल है। मैं तो समझता हूँ पीटीआई की ज्यादा इनपुट शामिल है, क्योंकि उन्हीं की जो ज्यादा जो पहले अपने दौर में की गई ऑर्डिनेंसेस जो उन्होंने पास किए, उन्हीं को ही आगे लेके गया गया। दूसरी चीज जो देखने की है वो ये है कि 4 साल पीटीआई की हुकूमत रही, और ये जो बेहतर नैब के, जो आप समझते हैं कि नैब पहले बड़ा बाअसर था और अब जो है उसको खत्म किया जा रहा है इस इन नई तरमीम के साथ, तो उस जो बाअसर जब लॉ था ये, तो जस्टिस बाकर की 84 पेजेस की रिपोर्ट कहती है कि ये एक आला बन चुका है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है। इसके अलावा भी दीगर कोर्ट की डायरेक्शंस आई, बेल के मौकों पे भी आई, और उन्होंने डायरेक्शंस भी दी कि ये लॉज के ऊपर तरामीम की जाए, इनके ऊपर नजरसानी की जाए। तो ये इसको कंट्रोवर्शियल हमने तो नहीं बनाया, पीएमएलएन ने तो नहीं बनाया, इसको तो जुडिशरी इसके ऊपर तनकीद करती रही है। इसको पॉलिटिकल, और जो पिछली हुकूमत थी उसने जो नैब न्याजी गठजोड़ था उससे क्या रिजल्ट निकाला, एक भी कन्विक्शन नहीं हो पाई, बल्कि आपने ह्यूमन राइट्स नहीं, ये पता नहीं कौन सी 68% है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, उसका जिक्र जरूर किया जो है हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट्स ने, कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती रही है। देखिए, दूसरी इसके ऊपर अब जो अगर आ जाएं, शिक बाय शिक भी आ जाएं, तो जो मैटर ऑफ टैक्सेशन है वो एफबीआर उसके लिए मौजूद है, वहां आप पीआरए मौजूद है, जो प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटीज हैं, आप उधर लेके जाएं। यही पीटीआई भी यही रेकमेंड कर रही थी। इसी तरह जो फेडरल और प्रोविंशियल कैबिनेट, उनकी कमेटीज, उनकी सब कमेटीज, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, नेशनल फाइनेंस कमिशन और बेतहाशा जो फैसले होते हैं, वो भी सारे जो हैं वो आपने जो है वो उसके प्रोगेटिव से निकाल दिए। तो देखें, इसको पाल किया जा रहा है, इसको बेहतर किया जा रहा है, इसको एक आला, जो एक सियासी आला बन चुका था नैब, एक टूल, एक हथियार बन चुका था खत्म करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो पर्सन स्पेसिफिक का तज़किरा है एहसान साहब, ये इमरान खान साहब ने भी किया था, अजहर साहब भी कह रहे हैं कि 13 अमेंडमेंट ऐसी हैं जो पर्सन स्पेसिफिक है। अजहर साहब, एक दूसरा आप वो 13 सुनाना चाहें तो वो भी सुना दें, और हाउ यू कैन क्लेम दैट कि ये पर्सन स्पेसिफिक हो रही हैं ये तरमीम। अच्छा, पहले तो मैं राना एहसान साहब के हवाले से बताता चलूं। बड़ा मुश्किल है, जो कि कानूनी सवाल होते हैं ना, तो इसको ना कानूनी तरीके से जवाब देना चाहिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात से कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में कोई एक केस आप बता दें कि जहां आप बरी हुई हो। वो बेल में एक माइंडसेट था जस्टिस मकबूल बाकर साहब का, वो करप्शन को कुछ नहीं समझते, ये रिमेंबर इट। उनके 2-3 केसेस मैं आपको बता देता हूं कि वो करप्शन को कुछ समझते नहीं थे, उनका माइंडसेट अपना एक था। मुझे ये बताएं कि बेल में कोई भी एक ऑर्डर हो, उसका ट्रायल पे कोई लेना देना नहीं है। रिमेंबर इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल। अब आ जाती है बात करने पे, इन्हें चाहिए थे इस तरह के लोग, दीदार हुसैन जैसे लोग, कमरुज़्ज़मान साहब जैसे लोग। ये कह रहे थे अभी कभी सजा कोई नहीं हुई। नवाज शरीफ को 2 केसों में सजा हो चुकी हुई है, मरियम को सजा हुई है, 10 साल सजा हुई है, 7 साल सजा हुई है। जरा छोड़ दे, इन्हें चाहिए, इन्हें ये याद रखिएगा, आप भी यहाँ है, मैं भी यहाँ हूं। ये जितनी अमेंडमेंट हुई है, कुछ अमेंडमेंट छोड़ के सारी की सारी यूएन कन्वेंशन और करप्शन, और इस पे जो हिस्ट्री मौजूद है करप्शन के हवाले से, और ये पर्सन स्पेसिफिक कैसे है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने छोटी छोटी चीजें रख देता हूं। यानी यहां सेक्शन 14 में क्या किया है कि मनी ट्रेल का जो एसेट जो है ना, वो एनल ही कर दिया कि छोड़ दें, ओनस आप पे है नहीं। भाई, इनिशियल बर्डन होता है। नैब क्या करती है, जब रिमांड वगैरह लेती है, बताती है कि ये एसेट है, आप एक्सप्लेन करें उसको। उन्होंने आप पे शिफ्ट कर दिया। आपके ये बात कर रही है टैक्सेशन के हवाले से। मिसाल के तौर पर छोटी सी बात लेता हूं, अजहर सिद्दीक क्या करता है, वो पैसे लेकर टैक्स में डिक्लेयर कर देता है। यानी किसके, मैं स्मगलिंग भी करता हूं या मैं करप्शन कर लेता हूं, करप्शन करके ना वो मैं पैसे डिक्लेयर कर देता हूं, तो टैक्स में तो आप बरी हो गए भैया, टैक्स में आपने तो दे दिया, आपने टैक्स दे दिया। लेकिन जो उसका दूसरा लिंब है कि वो जो करप्शन का पैसा था उसको डिक्लेयर करके आप टैक्स से बच जाएंगे, ये इसीलिए रखा गया था। इस बात को सामने रखते हैं। मैं अब आपको आगे आता हूं। मिसाल के तौर पर अब दूसरा आ जाए सेक्शन 21G के हवाले से, जो बाहर की एविडेंस है उसको एंटरटेन ही नहीं करेंगे। यानी इसमें बच गई मरियम वगैरह, ये सारे नवाज शरीफ इसमें बच गए। फिर आ गया 9A5
9/5 में नहीं, वो कैसे बच गए सर? उनके तो फैसले हो चुके ना सर, आपने खुद बता दिया, उन पर तो फैसले सुना दिए गए। सर सर मैं मरियम की बात कर रहा हूं, मैं मरियम के अभी बाकी केसेस यहाँ पड़े हुए हैं, अभी अच्छा। ऐसे मामला नहीं है। मैं और बताता चलता हूं आपको, सेक्शन 4 में जो अमेंडमेंट की है, ब्यूरोक्रेट्स को क्यों निकाल दे? इस सारी बुराई की जड़ तो ब्यूरोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट ही तरीके बताता है, ब्यूरोक्रेट ही सारा अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने में इन सब में वो बराबर का। और मुझे ये बताया कोई ट्रेसेस रखता है वो जो करप्शन का पैसा एक बात अजहर साहब, ब्यूरोक्रेसी को जितना जलील किया उसमें साबित तो कुछ ना हुआ ना सर। आप वो चीमा साहब को देख लें, फवाद को देख लें, वो नैब ने ब्यूरोक्रेसी को मतलब जी मेरी एक बात सुनिएगा, अब ना कोई दुनिया में कानून परफेक्ट नहीं है। अगर ये बातें आती हैं या आती हैं कोर्टों ने जाकर ट्रायल में देखना है, वो परसेंटेज मैंने आपसे इसीलिए पहले कह दी कि 68% है नैब की कन्विक्शन, और फौजदारी कानून में पुलिस बना दे, इसको छोड़ दे भाई। आपको तो असूली तौर पर तो आप नैब को बंद कर दे। ये जो आपने तरमीम की है ना, उस एक्ट को करना क्या है भाई? उस एक्ट में ये आपने करप्शन को तहफ्फुज देने के लिए एक्ट में तरमीम की है कि आपको कोई पूछे ना, यानी पहले आप साबित करें करप्शन कि जनाब ये पैसा वहां से आया, करप्शन से आया, तो इसलिए पहले तो बिल्कुल ठीक है राणा साहब। सर एक आदमी की अपनी औकात से ज्यादा असासे है, यानी हमें साबित करना पड़ेगा वो करप्शन से है भाई, वो कहां से आया है? टैक्स देके डिक्लेयर कर दिया कि जनाब मैंने एमनेस्टी में डिक्लेयर कर दिया। बात वैसे सर फराह साहिबा जो पंजाब वाली है, उनको भी फायदा हो रहा है इन तरमीम से अजहर साहब? ये ना मैं पहले बता दूं आपको, अदनान हैदर साहब ना तो वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थी, ना वो नैब के प्रीव्यू में तो आती ही नहीं है। नैब के प्रीव्यू में तब आना है कि अब आपने उस्मान बुज़दार तो आते हैं सर, उस्मान बुज़दार को भी फायदा हो जाएगा, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब को भी हो जाएगा। मैं बड़ा क्लियर हूं इस हवाले से, मैं बिल्कुल वाज़ेह हूं, फायदा का इशू नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं कि पर्सन स्पेसिफिक होके आप फायदा देना चाहते हैं, आप गठ जोड़ करके इस मुल्क की तमाम सियासी जमातें। हाउ यू रिस्पॉन्ड दिस क्लेम सर जो बार-बार किया जा रहा है पीटीआई से? सर देखिए सर जवाब तो ले लें अजहर भाई, जवाब तो ले लें, राणा साहब से जवाब तो ले लें। जी अजहर साहब। देखिए अब अजहर साहब ने पूरी अपनी जो डिबेट है वो इस चीज पे बेस की कि अगर आप एमनेस्टी स्कीम अवेल कर लेते हैं और आप अपनी इल गॉटन मनी को आप डिक्लेयर कर देते हैं तो वो फिर वो नैब जो है उसको पकड़ नहीं सकेगा। एमनेस्टी स्कीम्स तो इलेक्टेड मेंबर्स पे लागू ही नहीं होती, अवेल ही नहीं कर सकते। सियासतदान जो हैं वो एमनेस्टी स्कीम्स को वो अवेल ही नहीं कर सकते, उनके लिए होती नहीं है। दूसरा देखें, ये एसेट बियॉन्ड मीन्स को जो है वो कर रहे हैं, तो ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं पीटीआई के आरिफ अलवी साहब, उन्होंने भी एक कंपैरिजन टेबल बनाया, उसके अंदर जो एसेट बियॉन्ड मीन को लिंक किया गया है, इसको जो है वो लिंक किया गया है करप्ट प्रैक्टिसेस के साथ 9A5 के तहत शिक जो है उसमें उनको कोई इतराज उन्होंने अपने कंपैरिजन टेबल पे नहीं बनाया। उन्होंने जो है बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उसको वो कहा है कि वो जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन की तरफ होता है, और इसके अंदर अगर जो है वो कोई केस साबित। राणा साहब देखें, एक सादा अल्फाज में तो इन अमेंडमेंट से ये बात तो वाज़ेह हो रही है कि नैब के अख्तियारात बढ़े नहीं है, कम हुए हैं, रिड्यूस हुए हैं। नहीं, मुझे देखें इसके अंदर बात ये है सर कि ये सवाल तो पीटीआई भी उठा रही थी। पीटीआई खैर एक अलग चीज थी, पीटीआई तो अपनी ये जो एक वीडियो लीक हुई थी चेयरमैन साहब की, उनको इस्तेमाल करके फिर उनको ऑर्डिनेंसेस के जरिए ज्यादा लंबी नौकरी इसलिए दी जा रही थी कि वो ऑपोजिशन का रंगना निकालें। तो पीटीआई को तो हम साइड पर रख देते हैं, लेकिन वो भी तरमीम चाहिए। उसके अलावा देखिए मुख्तलिफ जस्टिसेस ने इसके ऊपर जितनी भी बेल्स मिली, मेरे पास यहाँ कम से कम 10-12 बंदों की लिस्ट है। मैं आपको एहसन इकबाल के ऊपर जो है वो नैब ने कहा कि नैब ने केस बनाने किसी चीज लिहाज से जस्टिफाई नहीं कर सकी जो एहसन इकबाल पे केस बना और उनको बेल ग्रांट होगी। इसी तरह खाकान अब्बासी के केस में आया कि इसमें नॉन ट्रांसपेरेंसी का इशू ही नहीं था LNG टर्मिनल के केस में, और इनको दिया जाए, वहां 7 महीने उन्होंने जेल काटी। तो ये चाह रहे हैं कि शायद इसी सिस्टम को जो है वो आगे चलाया जाए और इसी सिस्टम के तहत जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो। तो ऐसे नहीं हो सकता। आपने एक बदतरीन फासिज्म देखी। नैब का हम वेलकम करते हैं, ये अच्छी बात है, ये चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहां से भी ये कोई ऐसा कानून नहीं पास हुआ, कोई अमेंडमेंट ऐसी नहीं पास हुई जो आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। और आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड तो करना है ना आपने अजहर साहब। हाँ बिल्कुल, नजीर तागा साहब भी कहते हैं कि हम इसको डिफेंड कर पाएंगे, और वो कहते हैं मैं खुद जाऊंगा डिफेंड करने।
कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें इंटरनेशनल लॉ, जो ये यूएन का बार बार कह रहे हैं, कोई ऐसी शिक नहीं है जो सर आप इंटरनेशनल बाउंड तो लॉ कर रहे हैं जो ना कि 6 महीने में आपने इसको खत्म करना है। आप स्पेसिफिक कर रहे हैं कि इस इन लोगों को पकड़ना है, इनको नहीं पकड़ सकना, तो ये कहीं ना कहीं लूप होल्स तो हैं। अजहर साहब, ओवर टू यू सर। नहीं, कोई लूप होल्स नहीं है इसके अंदर। देखिए, हम कोई स्पेसिफिक, देखिए पहले भी अजहर साहब, इसको बना दिया एक फौजदारी कानून, हमने इसको बना दिया फौजदारी। नैब की जरूरत क्या है? मुझे बता दें कि आम फौजदारी कानून और नैब में क्या फर्क रह गया, मुझे बता दें। क्या बताएंगे इनके पास? इन्होंने तो पकड़ के उसकी जो बेसिक जिस्ट है, सबसे ज्यादा तादाद 9A5 की होती है केसेस में नैब के। यानी अब जो व्हाइट कॉलर क्राइम है ना, वो दौर चला गया कि आप रिश्वत देते हुए पकड़ जाएंगे। अब क्या होगा? अजहर सिद्दीकी क्या करेगा? अजहर सिद्दीकी के सियासतदान के साथ गठजोड़ करेगा, सियासतदान रिश्वत लेगा, पैसा दे देगा अजहर सिद्दीकी को, अजहर सिद्दीकी डिक्लेयर कर देगा एमनेस्टी में और पैसे वाइट हो जाएंगे। आप तो पूछ ही सकते हैं वजह क्या है कि मुझे वो साबित करनी पड़ेगी। यहाँ क्या होता है, यहाँ पैसा यहाँ से घूम के क्या जाता है, ऑफशोर कंपनियों में जाता है, ऑफशोर कंपनियों से पैसा निकल के इधर आता है। तो और ये जितने कॉन्ट्रैक्ट की, अब क्या हो रहा था पिछले दिनों पे, क्या हो रहा था कि ऑफशोर सर इस पिटीशन का मुस्तकबिल क्या है? अजहर साहब लास्ट क्वेश्चन सर, अजहर साहब लास्ट क्वेश्चन, इस पिटीशन का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, इस पिटीशन में मैं तो बड़ा क्लियर हूं, जो कि मैंने सारी तरामीम देखी है। कुछ तरामीम अच्छी हैं इसके अंदर। मैं चाहता हूं कि खास तौर पर जो प्राइवेट लोग हैं वो बचे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको टूथलेस बना दें एक धारा एक, और ये कुछ भी ना कर सके। जिस तरह एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बेचारा को 57 यानी इसको 57 के कानून से भी पीछे ले गए हैं, और इसमें मैं समझता हूं बहुत सी तरामीम इनकी सेटिस्फाइड हो जाएंगी। और एक याद रखना है, वो डॉक्ट्राइन ऑफ सिविरेबिलिटी का प्रिंसिपल है, जो जब पीपल्स पार्टी मौजूद थी तो उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 2012 बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कई प्रोविजंस ऐसी देखी और उसके बाद कहा कि अगर ये निकाल देंगे तो ये ला रहेगा ही नहीं। उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ सिविलिटी के ऊपर वो सारे का सारा एक्ट नलिफाई कर दिया। बिल्कुल, तो ये ना हो जाए। कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर अबाउट नैब अमेंडमेंट और कोर्ट पिटीशन ऑफ इमरान खान सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स राना साहब। सारी अमेंडमेंट्स को डिफेंड करेगी और उसमें कामयाब होगी, क्योंकि सारे जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं वो इंटरनेशनल जो अकाउंटेबिलिटी है उसके मुताबिक हैं, और हमने नैब को मजबूत किया है। उसको एक आला, एक हथियार से जो बन चुका था, एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का आला, उससे हम इसको दूर लेके गए हैं। ये बहुत शुक्रिया का अदारा है जिसमें वक्त के बाद सिंध में आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात पे बात करेंगे। वेलकम बैक। सिंध में आज बल्दियाती इंतखाबात हुए, नताइज आपने कुछ सुन लिए होंगे, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, वहाँ भी जीत चुकी है जहाँ उनका कोई उम्मीदवार नहीं था, क्योंकि तकरीबन 1000 के लगभग ऐसे लोग हैं जो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। तो ये जितने इंतखाबात होने हैं अगले कुछ दिनों में, वो बाई इलेक्शंस हों या उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पॉलिटिकल अगला सिनेरियो क्या होगा उसको ज़रूर डिफाइन कर रहे होंगे। नसीम सिद्दीकी साहब से हम इस पर बात करेंगे। सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप इस वक्त लंदन में हैं तो ज़रा लंदन की सियासी गुफ्तगू भी होगी, लेकिन उससे पहले जो सिंध में इंतखाबात आज के हुए बल्दियात के सर, उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो नज़र आया वो एक तो मैनेजमेंट ठीक नहीं हो सकी, 2 लोगों की इसमें हलाकत भी हुई, हंगामे भी हुए, लेकिन ओवरऑल कंट्रोल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा। पीटीआई कहीं नज़र नहीं आई उस तरह जिस तरह पीटीआई बार बार दावा कर रही थी, या सारा दिन सोशल मीडिया पे लगा कि पीटीआई शायद क्लीन स्वीप कर जाएगी। बहुत शुक्रिया। आप देखें, पीटीआई की जो सबसे बड़ी नाकामी है उसकी वजह यही है कि वो इलेक्शन की साइंस को बिल्कुल नहीं समझते। ये वाहिद गवर्नमेंट थी जिसके दौर में ये अपनी ही सीटें ज़मनी इंतखाबात के अंदर हार गए थे। इनको बड़ी दफ़ा मशवरा भी दिया दोस्तों को जिनसे हमारे ताल्लुकात हैं कि आप जो है ना वो पार्लिमानी पॉलिटिक्स इसकी तरफ ध्यान दें। जिस तरह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है, इनकी जड़ें अवाम के अंदर है। इन्होंने अपना इलेक्शन लड़ने की साइंस है। आपने देखा कि कितने, आपने भी बताया 1000 के करीब तो लोग तकरीबन जो है बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। तो इसको कहते हैं कि इलेक्शन लड़ना। और आप जब तक इलेक्शन की साइंस को नहीं समझेंगे तो आप फिर समझे कि आप एक अपनी हुकूमत जो है वो बना लें, अपना सोशल मीडिया के ऊपर वहीं पे वजीर आजम बना दें, वहीं पे काबीना भी बना दें। अगर आपको ग्राउंड रियलिटी पर आना है और ग्राउंड की सियासत
करनी है तो आपको इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे। आप अपने जो लोगों को है वो खड़ा ही नहीं करते। क्या आप सिद्दीकी साहब, क्या आप मुकम्मल तौर पे डिनाई कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर सिर्फ फोकस जो है वो आपको पॉलिटिकल इंपैक्ट या माइलेज नहीं दे सकता, जो इमरान खान साहब पीटीआई जो कर रही है आजकल? नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकता। मेरा तो बिल्कुल ये क्लियर कट ख्याल है, क्योंकि आप देखें कि कितने अपना लोग होंगे जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठते हैं। गो के पाकिस्तान के अंदर 3-4 करोड़ लोग अब जो है वो स्मार्टफोन्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन की साइंस होती है, जो पाकिस्तानी सियासत है, इसमें आपको लोगों के घरों पे अमवात हो जाती है, वहां जाना पड़ता है, खुशी गमी है, किसी की शादी है, किसी के अगर बच्चा पैदा हुआ है, आपको ग्राउंड रियलिटी करनी पड़ती है, आपको जाके हल्के की सियासत करनी पड़ती है। अगर आप हल्के की सियासत नहीं करेंगे तो फिर भले आप सोशल मीडिया पे कितने भी पॉपुलर हो। देखिए, सोशल मीडिया वाला तो घर के अंदर कंबल के अंदर बैठ के या इसी के अंदर बैठ के तो नहीं आपको वोट दे देगा ना। वोट देने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, और जब तक आप लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होंगे। सिंध के इंतखाबात पे एक सवाल, ये जो आज नज़्म ज़ब्त की एक हमें नाकामी नजर आई है और एक स्मूथ इलेक्शन नहीं करवा सकी सिंध गवर्नमेंट, इसमें पीपल्स पार्टी पर भी कुछ सवालिया निशान है कि पीपल्स पार्टी बरी जिम्मा है सर। 14 साल 15 साल से तो हुकूमत है सिंध में उनकी। पीपल्स पार्टी के ऊपर पूरा जिम्मेदारी डाली जाती है, क्योंकि 14 साल से वो सूबे में हुकूमत कर रहे हैं, और वहां पे अगर एक वो बल्दियाती इंतखाबात इस तरह पुरअमन तौर पे नहीं करवा सकते तो आगे तो जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं। और पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी सिंध में क्या रही है, लेकिन आप ये देख लें कि उस बुरी कारकर्दगी के बावजूद वो जीत रहे हैं और हुकूमत बना रहे हैं। तो पीटीआई को भी यही मशवरा है कि वो इलेक्शन की सियासत करे, लोगों को खड़ा करे। अभी जिस तरह कराची में हल्का 240 के इंतखाबात थे और उन्होंने वहां पे जो अपना कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया, तो भाई जब आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इलेक्शन की ग्राउंड में नहीं आएंगे तो आपको बिल्कुल ठीक है। अच्छा, टाइम कम है सिद्दीकी साहब, क्योंकि आप लंदन में बैठे हैं। लंदन बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लिए। कौन कौन वापस आ रहा है या आ सकता है? देखें, अभी तो मियां नवाज शरीफ की वापसी का बिल्कुल भी चांस नहीं है, क्योंकि अभी उनकी जो गवर्नमेंट है, बल्कि जो मुत्तहदा गवर्नमेंट है, वो इतनी मजबूत नहीं है कि वो नवाज शरीफ का भार उठा सके। और अगर नवाज शरीफ इस वक्त वापस पाकिस्तान चले जाते हैं तो जो एक मखलूत हुकूमत को मुश्किल मामलात संभालने पड़े, उनकी सारी अटेंशन नवाज शरीफ की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी कि उनको किसी तरह क्लीन चिट मिले। तो अभी नवाज शरीफ साहब की क्लियरेंस नहीं हुई है, वो जल्दी नहीं जा सकते, लेकिन इसहाक डार के कुछ मामलात जो है वो तय पा गए हैं, कुछ मामलात तय पाने वाले रह गए हैं। और जो ही वो मामलात तय पा जाएंगे, आप समझ सकते हैं कि एनआरओ कहां से मिलता है और कौन देता है, ये सबको पता है। तो अगर उनके एनआरओ में टोटल क्लियरेंस उनको मिल जाएगी तो फिर वो पाकिस्तान जाके पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल जो है उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जी अच्छा, ये बताइएगा, ये जो आप बार बार आपने तज़किरा किया 2 मरतबा एनआरओ का, तो क्या ये एस्टेब्लिशमेंट एक रोल प्ले कर रही है लंदन को पाकिस्तान से कनेक्ट करने का, पाकिस्तान की मुत्तहदा हुकूमत से? देखिए, इसमें अदनान, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हमेशा ही मजबूत रही है। जिस तरह इमरान खान साहब ने बार बार कहा कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट को बताया कि साजिश हो रही है, और मैंने शौकत तरीन को भी भेजा कि मौशी हालात इस वक्त अच्छे नहज पर हैं, बाद में ख़राब हो जाएंगे। तो डेफिनेटली एक इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान के अंदर। हुकूमतों को लाने में, ले जाने में उनका बहुत बड़ा अमल दखल होता है। जो एनआरओज होते हैं उनमें उनका बहुत बड़ा अमल दखल होता है। तो बिल्कुल उनके साथ बातचीत चल रही है, और आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान वापस चले जाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब अभी पाकिस्तान वापस। अच्छा, ये बताइएगा कि इसहाक डार साहब इतना डिले क्यों कर रहे हैं? वो खुद डिले कर रहे हैं या कोई गारंटी लेना चाहते हैं, या दूसरी तरफ से सिग्नल के वेट में? मतलब 2 चीजें आपने की ना आवाज़ यहाँ पे। जी बिल्कुल, दोनों चीजें। एक तो उनको गारंटी चाहिए है, क्योंकि उनके काफी मुकदमात इस वक्त जो है केसेस अदालत के अंदर चल रहे हैं, और ग्रीन सिग्नल का भी इंतजार है। कि आपको याद होगा कि जो ही शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे तो फौरी तौर पर नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट बनाया गया था इसहाक डार साहब के पास, तो उनका पासपोर्ट मौजूद है जी। तो वो तो फौरी तौर पे फ्लाई करना चाहते हैं, पाकिस्तान जाके मौशी हालात को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन अभी उनको क्लियरेंस और गारंटीज नहीं मिल रही। लेकिन काफी हद तक इसहाक डार साहब का मामला जो है वो रिजॉल्व हो चुका है। कुछ चंद एक बातें रह गई हैं। बार बार सिद्दीकी साहब, बार बार कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब बड़े मुतहर्रिक हैं आजकल पाकिस्तानी सियासत को लेकर। तो बहुत सारी मुलाकातें भी हो रही हैं सहाफ़ियों से भी, पॉलिटिकल लोगों से भी। तो इस बात में कितनी सदाकत है? गवर्नमेंट आने के बाद उनकी मुलाकातों का सिलसिला वाकई बढ़ा है सर? जी बिल्कुल अदनान, आपने सही कहा, क्योंकि आपको पता है कि वन हाइट पार्क के बिल्कुल सामने जो है हसन नवाज शरीफ का ऑफिस है,
और वहीं पे ये तकरीबन तमाम मामला तय किए जाते हैं या सियासी मुलाकातें की जाती हैं। तो आजकल गर्मियों की छुट्टियां भी हैं, तो काफ़ी साफ़ी हजरात और यहाँ पे पॉलिटिकल लोगों का आना जाना लगा रहता है और डेली बेसिस पे मियाँ नवाज शरीफ और इसहाक डार साहब की इनके साथ मुलाकातें होती हैं। और दूसरी तरफ जो सियासी फैसले हैं उनका जो फाइनल है वो नवाज शरीफ साहब करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा तकर्रियाँ हैं या किसको मिनिस्टर बनाना है, किसे आगे लाना है, वो उनके फैसले नवाज शरीफ करते हैं। जबकि मुआशी मामलात में जो मुफ्ती इस्माइल साहब जो है मुसलसल इसहाक डार साहब के साथ राब्ते में है और इसहाक डार साहब स्टेट बैंक से लेके बाकी भी जो वजारत खजाना के डिपार्टमेंट है उनको इंस्ट्रक्शंस यहाँ से जारी। बहुत शुक्रिया नसीम सदीकी साहब, अपना ख्याल रखिएगा। नाजरीन, वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद जो माशी मसले के उस पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे शाहिद हसन सदीकी साहब। वेलकम बैक। मुल्क के जो सबसे बड़े मसले हैं वो माशी मसले हैं और मौजूदा हुकूमत को भी इन्हीं मसाइल का सामना है। अगर वो इन मसलों को हल कर लेती है तो ये बड़ी सक्सेसफुल गवर्नमेंट मानी जाएगी और इनका पॉलिटिकल करियर भी जो इस वक्त दाव पे लग चुका है वो भी रिकवर हो जाएगा और बच जाएगा। तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग सा एक फ़ेज़ है, ख़ास तौर पे माशी हालात को लेते हुए। तो हम रोज़ कहीं ना कहीं इकॉनमी पे बात कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ पे बात कर रहे होते हैं। तो आज भी हमने ख़ास तौर पर दावत दी है शाहिद हसन सदीकी साहब को। सदीकी साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं दो चीज़ों के बारे में पूछना चाहूँगा आपसे। एक तो वज़ीर आज़म ने माशी टीम से बात करने के बाद खुद अनाउंस किया था सुपर टैक्स के बारे में, फिर फ्लोर पर खड़े होकर फ्राइडे वाले दिन फाइनेंस मिनिस्टर ने भी सुपर टैक्स की बात की थी। ज़रा ये बताइएगा, व्हाट इज़ दिस सुपर टैक्स और क्या वाकई जो गवर्नमेंट बार बार क्लेम कर रही है कि जो नया सुपर टैक्स लगाया है जिसका बजट में कोई तज़किरा नहीं था वो आम सारिफ पर टैक्स नहीं है, एक बात। और दूसरा, एक नए टैक्सेस का एक भरमार शुरू होने लगी है बजट के पेश होने के बाद, उसका क्या इम्पैक्ट जाएगा? क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज के दिन भी ये खबर आई कि IMF से मुआहदा होने से पहले पेट्रोलियम पर भी नए टैक्सेस लगाए जाएंगे, लेवीज ली जाएगी। तो इन नए टैक्सेस पर ज़रा बात करिएगा प्लीज़। बहुत शुक्रिया आपका। बात ये थी कि जब इस हुकूमत ने मुज़ाकरात शुरू किए तो पाकिस्तान की मईशत बहुत ख़राब थी और इन्होंने 2 महीने ज़ाय कर दिए गुफ्त शनीद में। हालांकि ऐसे काम दिनों में होते हैं, महीनों में नहीं होते। उसकी वजह से हमारे रिजर्व्स गिरते रहे, हमारी रुपए की कदर गिरती रही और हुकूमत की पोजीशन कमज़ोर होती गई और IMF की पोजीशन मुस्तहकम होती गई और वो हमारे गिर्द घेरा तंग करते चले गए। पहली चीज़ तो यह है कि ये जो टैक्स लगाया है इससे ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई फ़ायदा होगा तो होगा कि IMF का एक एतराज़ दूर हो जाएगा, इनको एक किस्त मिल जाएगी $1 बिलियन की। वो किस्त मिलने के बाद आपको दोस्त ममालिक भी पैसे दे देंगे, कर्जे देंगे, जो पहले उन्होंने झंडी दिखाई भी थी। उसकी वजह से जो बहरानी कैफियत है वो ख़त्म हो जाएगी। जो लोग कह रहे हैं पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, खुदा न खास्ता, उनके मुंह में खाक, वो उनके मुंह बंद हो जाएंगे और पाकिस्तान ऐसा लगेगा कि आर्जी तौर पर मईशत बहरान से निकल गई है। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि ये मईशत को जो मुश्किलात दरपेश हैं उसका ये हल है तो वो मेरे ख्याल से अपने आप को कौम को धोखा दे रहा है। अच्छा सर, अभी आपने जी कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू, मैं बाद में पूछ लूंगा, आप कंटिन्यू। मैं कर रहा था आपसे कि IMF ने क्या कहा था, समझने की बात है। IMF हमारे साथ बहुत गलत हरकतें कर रहे हैं, मगर उनका ये बात बिल्कुल सही है जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि बजट आपने अनाउंस किया, उसमें ये कहा कि हमारा रेवेन्यूज का हदफ है 9,000 अरब रुपया, ये बजट में लिखा हुआ है। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि 4,100 अरब रुपया सूबों को चला जाएगा NFC वार्ड के तहत। अब उनके पास बचते हैं 4,900 अरब रुपया। तो सूद और दिफा के लिए इससे ज़्यादा रकम चाहिए तो पूरा मुल्क कैसे चलेगा? उन्होंने ये सवाल उठा दिया। दूसरा ये सवाल उठाया कि बजट में ये कहा गया कि सूबे NFC वार्ड के तहत जो रकूम मिलती है वो पूरे खर्च न करेंगे बल्कि 580 अरब रुपए का फाजिल देंगे। अब और तो और पंजाब ने भी जहाँ इनकी हुकूमत है, छोटे भाई साहब बैठे हैं, उन्होंने भी इसमें अपना हिस्सा नहीं डाला और सिंध जो भी हुकूमत में शामिल है उसने खसारे का दे दिया। तो IMF ने कहा भाई आपका बजट तो अभी ख़त्म है तो आप क्या करें? कह रहे जी हम ये टैक्स लगा देते हैं। ये कोई हल नहीं है। लेकिन ये जो बजट गलत बना था और जो ये आम आदमी पर बोझ डालते चले जा रहे हैं, ताकतवर तबकों से टैक्स नहीं ले रहे, उसका ये लाजमी नतीजा था ये जो कुछ हुई है। इससे एतमाद का एक ऐसा संगीन बुहरान पैदा होगा। लेकिन जो लोग ये समझना है कि मईशत लोग सनतों का पहिया बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ ना कुछ हिस्सा आवाम को वो पास ऑन कर देंगे, 1 साल के लिए हैं, कुछ बाद में इनको कंसेशन दे देंगे जो पाकिस्तान में तरीका रहा है। तो इस तरीके से गाड़ी चलेगी। लेकिन मईशत की शरह सदीकी साहब
सर एक बात तो आप मानते हैं फ्रॉम डे फर्स्ट कि हम बड़े इंतहाई सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। सर, ये जो माशी मसले हैं इस वक्त पाकिस्तान के, इनका फौरी सोल्यूशन क्या है? एक तो लॉन्ग टर्म, क्योंकि आपने हमेशा बात की है कि माशी मसले हल करने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। जब हम शॉर्ट टर्म, क्योंकि पाकिस्तान जिस दौराहे पे खड़ा है, हमें शॉर्ट टर्म पे भी काम करना है, लॉन्ग टर्म पे भी करना है। व्हाट आर द शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशंस फ्रॉम योर साइड सर? देखिए, दो हैं शॉर्ट टर्म, और ये दोनों में कोई नई बात मैं नहीं कर रहा। पहले तो ये था कि इमरान खान साहब एक टैक्स एमनेस्टी लेकर आए थे, उसमें ये कानून बन गया था, एडवर्टाइजमेंट अखबारों में आ गए थे कि जो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे एमनेस्टी से, उनके पास चोरी के असासे हैं जो इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जिसकी तफसील हुकूमत के पास है, जिसकी तफसील जो है FBI के पास है, जिसके लिए किसी कानून की ज़रूरत नहीं है। FBI खुद उससे रिकवर कर सकते हैं इन ताकतवर लोगों से जिनके पास मुल्क के अंदर चोरी के असासे हैं। न FIA के पास जाने की ज़रूरत है न कोर्ट के। उससे 900 अरब रुपया मिल सकता था। इमरान खान ने भी नहीं ले रहे, ये भी नहीं ले रहे, क्योंकि ताकतवर तबके जो हैं उन पर जद पड़ती है, और कोई भी हुकूमत ताकतवर तबकों को इतना नाराज़ नहीं करना चाहती कि वो हुकूमत को उठा के फेंक दें। वाहिद हल तो यही है कि 900 अरब रुपया उनसे वसूल करें। कानून तोड़ना है और 900 रुपया अरब नहीं ले रहे, कानून तोड़कर। अब मिसाल पर आपको दे दूँ, एक आदमी ने 1 अरब रुपया जमा कराया कौमी बचत स्कीम में, उसने उस पर इनकम टैक्स पे नहीं दिया हुआ उस रकम के ऊपर। जैसे आप जमा कराते हैं तो आप अपनी सैलरी से पहले टैक्स देते हैं, फिर वहाँ जमा कराते हैं, उसने वो टैक्स नहीं दिया हुआ। अब आपके लिए क्या मुश्किल है, 2 लाइन का खत लिख दें, ये 1 करोड़ रुपये पड़ा हुआ है, इसमें इनकम टैक्स आपने नहीं दिया, जैसे आमदनी पर था, इतना टैक्स बनता है वो दे दें, वरना उसमें से हम काट लेंगे। 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। ये करने कानून तोड़ रहे हैं और ये करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान भी तैयार नहीं था, ये भी तैयार नहीं है। ये अगर ले लें तो फौरी तौर पर आपका पेट्रोल का मसला हल हो जाएगा, आप उसको कम कर सकते हैं फौरी तौर पर, लेकिन ये करना नहीं चाह रहे, कानून तोड़ रहे हैं। दूसरा, अगर पाकिस्तान में, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, अगर ये कानून नहीं बन जाता, फौरी तौर पर नहीं बन जाता कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर एक मुकर्रर हद से ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, GST को 17% से 5% पर लाएंगे या 7% पर, पेट्रोलियम लेवी भत्ता 0 हो जाएगा। उसका नतीजा ये होगा कि 5000 अरब रुपया उनसे मिलेगा जो जिनके पास दौलत है, जिनके पास जो दे सकते हैं इनकम टैक्स, और GST जो आवाम पे जा रहा है वो होगा। अब मैं आपसे बता दूं, मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में है, उसके मंशूर के जुमले सुन लें 2। हमें इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान की बीमार मईशत ठीक हो ही नहीं सकती जब तक वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगाएं। हमें यह भी पता है कि ताकतवर तबके इसकी मुखालफत करेंगे, हम उनसे निमटना जानते हैं और निमट के दिखा देंगे। अब उन्होंने उसे गले से लगा लिया। तो ये 2 ही तरीके हैं फौरी तौर पर, महंगाई कम करने के, तालीम और सेहत में बजट ज़्यादा रखने के। लेकिन कोई हुकूमत फौजी हो, एक पार्टी की हो, 3 पार्टियां, तीनों को हुकूमत का मौका मिला, तीनों ने धोखा दिया, फौजी हुकूमत ने भी नहीं किया। ये है सर, एक इसी तरह सादा लफ्जों में समझाइएगा शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, ये जो डॉलर बढ़ा है, 200 को क्रॉस किया डॉलर ने, क्या ये आपकी हयात में और मेरी हयात में वापस आ सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इसको वापस 120-30 पर वापस ला सके? मुमकिन है सर? 120-30 तो खैर नहीं हो सकता। मैं आपको बड़ा वाज़ेह बता दूं, ये मई में ये डॉलर था मई 21 में 152 रुपये का। जब इमरान खान साहब रुखसत हुए या रुखसत किया गया, वो 182 रुपीज़ का था। उसके बाद ये 212 होकर 209 पर आ गया। तो कभी दुनिया में आपने सुना है कि 2 महीने के अंदर 182 से 212 पर हो जाए? ये दानिस्ता गिरने दिया गया है। जो इमरान खान साहब ने जो गलती की थी, हम उसमें भी आपको याद होगा, मैं शोर कर रहा था कि स्टेट बैंक को इतनी ऑटोनॉमी ना दे दें कि वह आपके हाथ से निकल जाए, IMF के कहने पर चले। अगर स्टेट बैंक चाहता तो इसको 180 पर रोक सकता था, उसने रोका नहीं। हुकूमत अगर चाहती तो वो भी 180 पर रोक सकते थे, उन्होंने भी रोका। वो ये कह रहे थे पिछली हुकूमत के खाते में रहे, जाने दो, हम इसको इम्प्रूव करके ले आएंगे। डार साहब ये कहते हैं 160 से 170 होना चाहिए। मेरा ख्याल ये है, जो मैंने कैलकुलेट किया, 185 पे इसमें डॉलर होना चाहिए। और अगर ये नहीं आता, इसका मतलब है IMF ने स्टेट बैंक के साथ। सर, एक चीज बताइएगा, एक चीज समझाइएगा, आप ये कह रहे हैं कि दानिस्ता गिराया गया पाकिस्तानी रुपए की कदर को, इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए मौजूदा हुकूमत ने ये काम किया? नहीं, देखिए, इमरान खान ने भी तो यही हरकत की थी। 152, जब मैंने मई में आपसे कहा था, मई में 21 में 152 रुपये का था। इमरान साहब जब रुखसत हुए 182 रुपये का हो चुका था। 30 रुपये दुनिया में गए, ऐसे गिरता है। इन्होंने खेल ये बनाया है सबने कि जो ताकतवर इम्पोर्टर्स है पाकिस्तान के, और उनको सस्ती शरह सूद से कर्जे दिए, उनसे कहा बेतहाशा इंपोर्ट करो, बेतहाशा इंपोर्ट करो। और शौकत तरीन ने उसको एनकरेज किया, इतना इंपोर्ट किया कि हमारा जो आपका टोटल इम्पोर्ट्स है वो हद से ज़्यादा निकल गई। हुकूमत को टैक्सेस मिल गए, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, और पाकिस्तानी रुपये में इसकी मालियत बढ़ गई।
एक्सपोर्टर्स को थोड़ा बहुत फायदा हो गया, और जो उन्होंने चोरी का पैसा था, जिनको इमरान खान ने भी वो दी थी एमनेस्टी, नवाज शरीफ ने भी नहीं, नवाज शरीफ ने नहीं, PMLN ने दी थी कि जो कौमी दौलत आप लूट के बाहर ले गए हैं उसको यहाँ मत लाएं, बाहर ही रख लें, हमें थोड़ा सा टैक्स दे दें। अब उनकी तो जिंदगी बन गई। जिस वक्त 125 रुपये का डॉलर था, उन्होंने 6% आपको दिया, अब आपने इसको 200 पे ले गए, तो सबने फायदा उठाया है, हुकूमत ने भी फायदा उठाया। तो ये खेल हुआ है। सादा अल्फाज सर, आपका अदब से भी ताल्लुक है माशियत के साथ साथ। सादा अल्फाज ये हैं कि आप ये कह रहे हैं कि हमारा जो रुपए की कदर गिराई गई 125 से 205 तक, उसमें ज्यादा रोल सियासी फायदों का है। सियासी खाली फायदे तो नहीं है, माली फायदे भी है ना। मैं तो बिल्कुल ओपन कर रहा हूँ, माली फायदे भी थे। देखिए हुकूमत ने क्या काम किया कि टैक्स चोरी होने दी, और इंपोर्ट पे ऑटोमोबाइल के लिए आपको टैक्स मिल जाता है, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, उससे मालियत रुपीस बढ़ जाती है। गॉट द पॉइंट, टाइम कम है सर, गॉट द पॉइंट, समझ गया। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, ये बार बार हम टीवी टॉक शोज में एक बात का तज़किरा करते हैं कि इमरान खान साहब ने IMF मुआहिदा जो है वो तोड़ दिया, IMF मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। मुफ्ता साहब भी बार बार कहते हैं कि मुझे दोबारा से अब वो IMF से एक नया एग्रीमेंट करना पड़ रहा है। इमरान खान साहब ने क्यों उस मुआहिदे को डिसकंटिन्यू किया था सर? देखिए 28 फरवरी को उन्होंने मुआहिदा तोड़ा था, जो तहरीरी मुआहिदा था, तहरीरी, उसको उन्होंने तोड़ दिया। इसलिए तोड़ दिया कि उनको पता था वो तो जा रहे हैं, हालात ख़राब थे उनके, तो उन्होंने तोड़ दिया। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि जो IMF से आपको $900 मिलियन की किस्त मिलनी थी, अगर वो मिल जाती तो बुरान ही नहीं आता। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर $900 मिलियन जो चंद दिनों में मिलने वाले थे, अगर ये मुआहिदा नहीं तोड़ते तो वो पैसा मिल जाता। सऊदी अरब भी आपको पैसा देता, UAE भी देता। तो उन्होंने अपोजिशन को झटका देने के लिए, अपने मफाद के लिए ये मुआहिदा तोड़ा। उसकी वजह से अगर वो नहीं तोड़ते तो ये बुरान नहीं आता। लेकिन साथ में जरूर हुआ, इस हुकूमत ने भी कसर नहीं छोड़ी उस बुरान को बढ़ाने में। 182 पर ले गए थे, 212। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब वक्त देने के लिए। नाजरीन, जाते जाते इतना कहता चलूँ कि माली फ़ायदों के लिए और अपने सियासी फ़ायदों के लिए इस मुल्क के सियासतदानों ने, और वो तमाम सियासतदान, ये नहीं कि एक ख़ास तबकों को आप कह दें कि वो तो बड़ा कौम परस्त है, मुल्क परस्त है, नहीं, इस तमाम सियासी तबकों ने जिन्होंने इस मुल्क पे हुकूमतें की या हुकूमतें करने के ख्वाहिशमंद हैं, उन सब ने अपने अपने फ़ायदों के लिए इस मुल्क के की इकॉनमी को, इस मुल्क की माशियत को जितना हो सका है नुकसान पहुँचाने की भरपूर कोशिश की है। क्योंकि उनको नुकसान नहीं हुआ, नुकसान इस मुल्क को हुआ। हम सब दुआगो हैं कि इस मुल्क का खुदा हामी और नासिर हो, और इस मुल्क की जो माशी हालात हैं वो जल्द अज जल्द बेहतर हो सकें। क्योंकि जिन्होंने नुकसान किया उनका तो नुकसान होना नहीं, आपका और मेरा हो जाना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।